नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा कोर्स 6 से लेकर 12 तक। तो उसमें हम ज्योग्राफी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये है क्लास 7th की। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैं शुरू नहीं करवा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के मोस्टली जो टॉपिक हैं वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ जियोग्राफी की सीरीज़ में। तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो, जैसे सौरमंडल है, अक्षांश देशांतर है, तो वो आपको वहाँ ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोबारा करने का उनको कोई मतलब नहीं है, तो आप उन्हें वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर हम शुरू करेंगे 7th क्लास का। और एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो एनसीईआरटी बनाई गई है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार समझाते हुए, कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बताते हुए उसको यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी, है ना, फोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो उनमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे काम की चीज़ क्या है इसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है स्टोरीज हम स्किप कर देंगे, स्टोरीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कभी भी जियोग्राफी या जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा तरीका है चीज़ों को समझने का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर वो है पर्यावरण। थोड़ा गला मेरा ख़राब है तो उसको थोड़ा आप इग्नोर मारिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। यानी जहाँ वो खेलता था वहाँ उसे अब खोद दिया गया। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ वो खेलता था। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी बेसिकली इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। जब रवि क्लास में पहुंचा तो उसने अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे काम की चीज़ शुरू हो रही है कि पर्यावरण क्या है। तो उसके टीचर उससे समझा रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। तो कुछ भी जो आप अपने चारों ओर देखते हो वो सब का सब पर्यावरण है। ये उसके गुरुजी उसको समझा रहे हैं कि आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सारा का सारा पर्यावरण है। तो रवि ने कहा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं। तो उसके टीचर ने कहा हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ज़रा रुको। उसने कहा ये सब हिस्से तो हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सुनिए। अब क्या सुना रहे हैं टीचर जी? वो कह रहे हैं कुछ वस्तुओं का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ है, प्राणी हैं, ये सारे के सारे ये बनाए हैं नेचर ने। जबकि कुछ जो चीज़ें हैं वो इंसानों ने बनाई हैं, जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब हैं। ठीक है। तो पर्यावरण में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ये यहाँ पर हमें बताया जा रहा है इस स्टोरी के माध्यम से है ना। अब यहाँ पे देखिए, और हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके माध्यम से हमें एक डायग्राम के माध्यम से पर्यावरण के घटक समझाए गए हैं। सबसे पहले हमें ये समझाया गया कि पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं। और अब इस डायग्राम के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। देखिए बहुत ही अच्छा शानदार डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे ये हैं पर्यावरण के घटक। और घटकों में अगर हम देखें तो पहला ये बना हुआ है प्राकृतिक घटक। या अगर हम प्राकृतिक घटकों की बात करें तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है जलमंडल, यानी जल, यहाँ पर पानी है। दूसरा, जहाँ पर वायु है वो वायुमंडल है। जहाँ पर जमीन है वो स्थल मंडल है। और जहाँ पर सभी जीव जंतु निवास करते हैं वो जैव मंडल है। ये चारों के चारों जो है विद्यार्थियों प्राकृतिक घटक माने जाते हैं पर्यावरण के। और दूसरा हम यहाँ पर देखें तो ये है मानव निर्मित, यानी ये मैन मेड है। और मैन मेड में अगर हम देखें तो मैन मेड में हमें यहाँ पर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं, इमारतें, है ना, पार्क यहाँ पर मिलेंगे, पुल यहाँ पर मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, स्मारक मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे। ऑब्वियस बात है सारी की सारी चीज़ें इंसानों ने ही बनाई हैं। और स्पेशली अगर हम मानव की बात करें तो मानव में कौन कौन आ सकता है? तो मानव में एक इंसान आ सकता है, उसका परिवार आ सकता है,
जहाँ वो रह रहा है लोगों का समूह यानी समुदाय आ सकता है, उसके धर्म आते हैं, उसकी शिक्षा आती है, उसकी अर्थव्यवस्था आती है, उसकी राजनीतिक स्थिति ये सभी जो है मानवों में ही सम्मिलित हैं और मानव ही इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ये लाइन का मतलब देखिए, आप समझिए, यहाँ पर ये कह रहा है क्योंकि हम इंसान जो हैं प्रकृति के साथ मिलकर रह रहे हैं, भाई हमारे आसपास जंगल भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं। और कभी कभार ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण को नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए और अच्छे से बताया गया है यहाँ पर पर्यावरण के बारे में। लिखा हुआ है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, ठीक है, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी किसी भी इंसान के चारों ओर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे स्थान है, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे प्रकृति है, जहाँ पे लिखा हुआ ना प्रकृति, इसका मतलब है सिंपल सा ये कि जितनी भी नेचर है हमारे आसपास पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, इन सब के मिले जुले स्वरूप को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पर्यावरण। ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए बताया गया है कि पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी पर्यावरण जो होता है उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही चीज़ें होती हैं, यानी मैनमेड चीज़ें भी होती हैं और जो नेचर है उसने जो चीज़ें बनाई हैं वो भी सम्मिलित होती हैं। देखिए और अच्छे से बताने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों ही परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। यानी पर्यावरण के जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक का सीधा सा मतलब है जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो सारे के सारे जैविक घटक हैं। चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे बैक्टीरिया हों, चाहे वायरस हों, सारे के सारे जीवित हैं। और दूसरे होते हैं अजैविक, जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन वो हमारे नेचर में पूरा पूरा प्रभाव रखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश में कोई जीवन तो है नहीं, लेकिन स्पष्ट सी बात है जीवन को प्रभावित करता है। जैसे जल। अब जल खुद कोई सजीव चीज़ नहीं है लेकिन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं पर्यावरण के। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, पेपर पूछता है, वो है ये। देखिए लिखा हुआ है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, ये बात पेपर में आपसे सीधी सीधी पूछी जाती है, पेपर में कई बार पूछी भी गई है आपसे सीधे सीधे कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये हुई है विद्यार्थियों फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनेर से, जिसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा आगे आगे हम देखें अगर, तो देखिए जैसा कि हमने देखा था पर्यावरण में जो प्राकृतिक हिस्सा है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या बताया गया है यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है, देखिए इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से पहले आप पहले से ही परिचित होंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। देखिए स्थल मंडल क्या है, जहाँ पे जमीन पाई जाए। जल मंडल क्या है, जहाँ पे पानी हो। वायुमंडल क्या है, जहाँ पे हवा हो। और जैव मंडल क्या है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, जैव मंडल है। इसी के बारे में वो बता रहा है, तो इनके बारे में हम लोग जान ही रहे हैं, वही कह रहा है वो। अब देखिए अब हम इनके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी लेते हैं, ये हम देखते हैं आगे। चलिए देखो लिखा हुआ है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल की परिभाषा क्या है, स्थल मंडल की परिभाषा है पृथ्वी की पहली ठोस परत। ठीक है, जो पृथ्वी की पहली ठोस परत है उसे हम बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक, चलिए चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है, यानी ये जो स्थल मंडल है ये बना होता है किससे, चट्टानों एवं खनिज से। एवं मिट्टी की पहली परत से ये ढका हुआ होता है। ठीक है, स्थल मंडल जो है ये आपका मिट्टी की पहली परत से पूरी तरह से ढका हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगी, घाटियाँ मिलेंगी,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिलती हैं स्थल मंडल में, सब लोग जानते ही हैं। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना हमें चीज़ें मिलती हैं ज़मीन पर, जैसे पहाड़ मिलते हैं, ठीक है, नदियाँ मिलती हैं, जंगल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी तरीके से ये स्थल आकृतियाँ हमें समुद्र में भी मिलती हैं। तो ये स्थल आकृतियाँ केवल ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आपको महासागरों में भी दिखाई देती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशु चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वो जगह है जहां हमें वन मिलते हैं, हमें खेती करने की सुविधाएं मिलती हैं, मानव बस्तियों के लिए ज़मीन मिलती है तथा जो हमारे पशु हैं उनको चराने के लिए घास मिलती है। इसके अलावा स्थल मंडल से ही हमें खनिज संपदा भी प्राप्त होती है। खनिज संपदा यानी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, कोयला है, पेट्रोलियम है, सोना है, चांदी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा फोटो बना हुआ है, बहुत ही शानदार, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखो ये प्लेन उड़ रहा है तो ये वायुमंडल है, हवा में है, ऑब्वियस बात है। यहाँ पर देखो नाव चल रही है, ये पानी है, ये जलमंडल है। यहाँ पर देखो ट्रैक्टर चल रहा है, ये ज़मीन है, यानी ये स्थल मंडल है। ठीक है, ये बस चल रही है, ये भी स्थल मंडल है। तो जहाँ पर ज़मीन है वो स्थल मंडल है, जहाँ पर पानी है वो जलमंडल है, और जहाँ पर हवा है वो वायुमंडल है। और यहाँ पर देखिए एक स्पेशली ये गोला जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं, मैं भी इसे बनाता हूँ, ये वाला। इसमें आप देखेंगे वायुमंडल भी सम्मिलित हो रहा है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि वायुमंडल भी सम्मिलित हो रहा है, थोड़ा सा हिस्सा जलमंडल भी सम्मिलित हो रहा है, और ज़मीन भी हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, क्योंकि जीव जंतु आपको हवा में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे और ज़मीन पर भी मिलेंगे। तो ये जो पूरा इलाका है बीच वाला, ये है आपका जैव मंडल, जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिखा हुआ है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जहाँ जल मिलेगा वो जल मंडल है। जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे क्या है, नदियाँ हैं, झील हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, ये सब इसके इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, और सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी है जल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात बता रहे हैं। और देखिए पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर ये विशेषता बता रहे हैं कि वायुमंडल की विशेषता क्या है। तो देखो वायुमंडल क्या क्या कर रहा है, हमें सूर्य की गर्मी से बचा रहा है, और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें। अब 6 या 7 के हिसाब से ये जानकारी शायद ये अभी इसमें ना दें, हो सकता है आगे दें, बट हम लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें कौन सी हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, और इनसे हमें बचा कौन रहा है, वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर। हम लोग जानते हैं जो ओजोन लेयर है वायुमंडल में, वो हमें इससे पूरी तरीके से बचाती है यूवी रेज से। तो ये वायुमंडल में ही है ना, तो वही हमें बता रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कर रहा है वायुमंडल, क्योंकि वहाँ पर ओजोन है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि आखिरकार पृथ्वी के पास वायुमंडल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है, सीधी बात है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर वायुमंडल हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है वो अधिक है। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक ना हो तो फिर सारी की सारी गैसें उस ग्रह को छोड़ करके चली जाएंगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिन ग्रहों के पास या उपग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तभी तो गैसों को वो पकड़ के रख पाएगा, तभी तो गैसें उसको छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें, यानी वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल में हमें क्या क्या मिलेगा, गैसें मिलेंगी, धूलकण मिलेंगे, और जलवाष्प भी उपस्थित यहाँ पर होता है। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को, यानी वायुमंडल में जो भी चेंज आएगा, इसमें चेंज आने से हम कहेंगे कि मौसम में और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा
कि जलवायु और मौसम में बहुत अंतर होता है। मौसम होता है किसी भी जगह की एक क्षणिक दशा। अभी गर्मी है, बारिश हो जाए तो सर्दी हो जाएगी, सर्दी है या मान लीजिए मतलब वायुमंडल में जो भी चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से मौसम बदल जाता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, अभी तेज़ धूप निकल आए तो सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, या मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बारिश हो जाए तो ऑब्वियस बात है गर्मी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती रहती हैं, ये है मौसम। जलवायु जो है किसी भी जगह के 20 या 30 वर्षों के मौसम का औसत होता है। जलवायु में यहाँ पर लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु कोई क्षणिक दशा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर 10 दिन में 15 दिन में चेंज हो जाए, नहीं, ये स्थायी चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसको देखिए, ये परितंत्र क्या है, ये बॉक्स देखो आप। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। ठीक है। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र वो जगह होती है जहाँ पर जीवधारी रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और ये सब जुड़े होते हैं किससे? ऊर्जा से आपस में जुड़े होते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा का 10% नियम, जिसे हम लिंडमान का नियम भी कहते हैं, है ना। ऊर्जा का 10% नियम जिसे हम बोलते हैं लिंडमान का नियम, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसी में आएगा। तो वही ऊर्जा के नियम से जो है सारी चीज़ें चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे परितंत्र को और समझाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक लाइन और रह गई, उसे और देख लो ऊपर। पादप एवं जीव जंतु मिलकर, जब पौधे और जीव जंतु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जैव मंडल। अब यहीं से आपसे पहले पूछ लेगा जैव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो जैव मंडल में पौधे और जीव जंतु दोनों ही सम्मिलित होते हैं, क्योंकि दोनों ही सजीव हैं। ठीक है, ये दोनों ही मिलकर के सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा। यह पृथ्वी का छोटा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ऊपर हमने वो एक गोला देखा था ना, उसमें हमने देखा था कि हवाई जहाज उड़ रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें एक जगह ऐसी थी जहाँ पर वो तीनों चीज़ें मिल रही थी, वही आपका जैव मंडल है, मैंने आपको ऊपर बताया था। अब देखो परितंत्र के बारे में और बताया गया है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। यानी ये वो केरल का सीन बता रही है कि कैसे केरल में ज़्यादा बारिश होती है। तभी जैसलमेर यानी राजस्थान के रहने वाले एक लड़के ने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा तो होती नहीं, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आते हैं। कीकर एक प्रकार का हम कहेंगे वनस्पति है जो रेगिस्तान में उगता है, और वहाँ पर ऊँट भी मिलते हैं। तो एक बच्चा बता रहा है कि केरल में बहुत बारिश हो रही है, जबकि एक बच्चा बता रहा है कि राजस्थान में बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो तभी हीरा कहता है कि हाँ वहाँ ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे, एक बच्चे ने और कहा। तब रवि सोचता है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्या होते हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो यानी जो हमारा पर्यावरण है और जो वनस्पतियां हैं उनका आपस में संबंध होता है, बिल्कुल संबंध होता है। वही आगे समझाया गया है। देखो लिखा हुआ है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। यानी परितंत्र क्या है? जहाँ पर जीवधारी एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे हम बोलते हैं परितंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इसमें बताया गया है, अब हमने प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है।
प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी इंसान की पहले आवश्यकताएं कम थी, तो धरती जितना भी देती थी उससे उसकी पूर्ति हो जाती थी। लेकिन समय के साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ गईं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग तथा उसके परिवर्तन करने के नए नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाई, पशु पाले, जीवन को स्थायी बना लिया, पहिए का आविष्कार किया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया। ठीक है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि आप एक चीज़ दीजिए, एक चीज़ लीजिए। पैसे वैसे का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए ऊपर ये बताया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जहाँ पर वस्तुओं की अदला बदली हो। ठीक है। यानी इसको ऐसे समझ लो कि एक आदमी कोई गाय लेके आया, तो उसने अपनी गाय दे दी और बदले में किसी से 4 बकरियां ले ली। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पे उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज हो गया। क्या आप जानते हैं, अब देखो आगे बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने तथा उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अच्छे से अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो ये इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब यहाँ पर फिर से एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बताया गया है, बट वो हमारे इतना काम का नहीं है। ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर था, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जानने लायक जो हमने देखी। जैसे सबसे पहले तो पर्यावरण के बारे में हमने जाना कि पर्यावरण क्या होता है। तो इंसान और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सब पर्यावरण से आती हैं। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा, एनवायरोनेर, मतलब फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर का है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? 2, जैविक और अजैविक। ये 2 हमने जाने। इसके अलावा हमने जाना कि पर्यावरण में जो है प्राकृतिक पर्यावरण होता है और मानवीय पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने देखा स्थल खंड देखा हमने, है ना, जल खंड देखे हमने, वायुमंडल देखा, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सब हमने देखे। और मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हमने वो सारी चीज़ें देखी। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो सवाल जो दिए हुए हैं, इनको आप देखो, है ना। जैसे इनमें से कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। जैसे इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ऊपर दिया हुआ था वहीं से सवाल है ये, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको याद आ जाएगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो एक आसान सा सवाल है, इनके आप मुझे आंसर करिए कमेंट में। ठीक है। और देखो यहाँ पर कुछ जोड़ा भी मिलाने को आया है ना। तो इस तरीके के सवाल जो है पीसीएस में और अब तो आरओ में भी ये सवाल जो है पूछे जाते हैं और आईएएस में तो पूछे ही जाते हैं सही मिलान करने के लिए। तो मिलाइए इनको, इनमें कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, और इन सभी के जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये छोटी सी क्लास थी, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।